Assalamualaikum and very good morning students. Welcome to MCPS online classes. So students, today we will start our next chapter, chapter number 2 from geography part. Chapter number 2 is लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें पहले हमें दो स्टोरीज़ बताई गई हैं, दो अलग अलग जगह की, तंजानिया की और फिर उसके बाद एक न्यूजीलैंड की। तो इसमें एक बच्ची है, वो तंजानिया अफ्रीका में रहती है, जिसका नाम है मम्बा। वो सुबह सुबह उठती है, बहुत दूर जाके पानी लाती है, फिर कहीं आर्ट से वो वापस आती है। उसके बाद वो हेल्प करती है अपनी मम्मी की घर में, फिर वो अपने ब्रदर्स के साथ केयर करती है अपनी गोट्स की। और उनकी जो फैमिली है वो ओन करती है एक पीस ऑफ रॉकी लैंड, मतलब पथरीला सी ज़मीन वो लोग ओन करते हैं, उनकी है। और उनकी एक छोटी सी हट है, एक कुटिया है। मम्बा के जो फादर हैं वो बैडली ही मेज़, थोड़ी सी मेज़ और कुछ बीन उगा पाते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, मगर ये जो उनकी फैमिली के जो खाने के लिए पूरा नहीं है पूरे साल के लिए। पीटर जो है वो रहता है न्यूजीलैंड में, जो कि एक शिप रियरिंग रीजन में वो रहता है। और उसकी फैमिली रन करती है वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री, मतलब वूल जो होती है, जो हम ऊन का कपड़े पहनते हैं, वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री वो ओन करते हैं। और हर दिन वो स्कूल जाता है और आता है। और पीटर वॉचेस हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप। वो अपने अंकल को देखता है कि वो शीप्स की रखवाली देखभाल करते हैं। शीप्स होती हैं जैसे कि हमारे भेड़े, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, उनकी देखभाल करते हैं पीटर के अंकल। और शीप्स का जो यार्ड है वो सिचुएटेड है बहुत ही बड़े ग्रासी प्लेन्स में, और वहाँ पे हिल्स भी हैं थोड़े आगे डिस्टेंस पे। और वो जो सारी की सारी चीज़ें मैनेज करते हैं वो साइंटिफिक वे में करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के यूज़ के बाद। पीटर की जो फैमिली है वो वेजिटेबल्स जो ग्रो करती है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू ग्रो करती है, मतलब वो केमिकल्स, पेस्टिसाइड, ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ करते, नेचुरल चीज़ें ही यूज़ करके फार्मिंग करते हैं। बम्बा और पीटर दो देश के दो अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं और बिल्कुल अलग अलग लाइफ्स को जीते हैं। और डिफरेंस ये है क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ लैंड है, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और एनिमल्स और उनका यूसेज और टेक्नोलॉजी, वो इन दोनों रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है। तो लैंड क्या होता है? लैंड एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, जो कि ये कवर करता है अबाउट 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। 72% तो क्या है, वाटर है, और बचा हुआ 28% जो है, अराउंड 30% कह सकते हैं हम, वो हमारा लैंड है। और ऑल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। 28% लैंड तो है मगर पूरा का पूरा हमारा हैबिटेबल नहीं है। फिर भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में, कहीं पर बहुत ज़्यादा है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा कम है। जो फर्टाइल लैंड होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। जो टोपोग्राफी ऊंची नीची होती है, स्टीप स्लोप्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, लो लाइंग एरियाज़ होते हैं जहाँ पे पानी कम होता है, ऐसी जगहों पर लोग काफ़ी ज़्यादा कम रहते हैं। और जो डेजर्ट वाले एरिया वहाँ पे भी कम रहते हैं, मगर जो प्लेन होता है जहाँ पे रिवर होती है वहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं अच्छे से, तो ऐसे एरियाज़ में लोग आराम से रहते हैं। अब देख लेते हैं हम डू यू नो वाला पार्ट की। 90% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन वो ऑक्यूपाई, मतलब रहती है सिर्फ 30% ऑफ लैंड एरिया में। और रिमेनिंग जो 70% लैंड है वो स्पेयरली पॉपुलेटेड या फिर अनहेबिटेड है। मतलब देखिए अराउंड 71-72% तो वाटर ही है पूरी अर्थ पे। उस बचा 30%, फिर 30% का भी जो 70% है उस पर कोई नहीं रहता है, उस सिर्फ 30% लैंड एरिया पे ही लोग रहते हैं। अब लैंड को हम यूज़ कैसे करते हैं? तो हर चीज़ जो भी हम काम कर रहे हैं वो लैंड पे ही तो कर रहे हैं। खेती करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड पे होता है, फॉरेस्ट लैंड पे होते हैं, माइनिंग जिससे हम लोग वेरियस रिसोर्स जैसे गोल्ड, डायमंड, कोल, ये सारा का सारा लेते हैं माइनिंग से। हम घर में रहते हैं, घर भी लैंड पे है, रोड्स लैंड पे हैं, इंडस्ट्रीज़ लैंड पे हैं। तो इन सारी चीज़ों को, ये सब जो हम यूज़ करते हैं, ये सारी की सारी लैंड पे हैं और इनको हम बोलते हैं लैंड यूज़। फिर इसमें आगे हम बोलते हैं कि कैन यू लिस्ट आउट डिफरेंट वेज जिस तरीके से मम्बा और पीटर फैमिली यूज़ करती है लैंड को। तो पीटर की फैमिली तो वेल डेवलप्ड थी वहाँ पे न्यूजीलैंड में, तो वो लोग बहुत ही बड़े बड़े फार्म्स में कैटल रियर करते थे और पेड़ों की देखभाल करते थे। और जो मम्बा की फैमिली थी वो लोग तो मतलब उनका जो लैंड था वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, खेती अच्छे से नहीं हो पाती थी, तो वो कुछ पेड़ों की रखवाली करते थे, देखभाल करते थे और लैंड पे काम करते थे। जो लैंड का यूज़ है वो डिटरमाइन किया जाता है उसके फिजिकल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, कि वो जो लैंड है वो सॉरी हिली एरिया पे है
प्लेन में है उसकी सॉइल कैसी है, क्लाइमेट की कंडीशन कैसी है, बारिश अच्छी होती है या नहीं होती है, डेजर्ट तो नहीं है, सही टाइम पे बारिश होती है, ये सब फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। मिनरल्स और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ह्यूमन फैक्टर जैसे कि पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं किसी भी लैंड को यूज़ करने में के लिए। आगे देखते हैं, जो लैंड है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। मतलब प्राइवेट लैंड वो होता है जो एक इंडिविजुअल के द्वारा ओन किया जाता है, कम्युनिटी लैंड होता है जो पूरे कई सारे लोग मिल करके उसको ओन करते हैं। प्राइवेट लैंड जैसे कि किसी का अपना घर, वो एक प्राइवेट लैंड है। कम्युनिटी लैंड जैसे कि जो जंगल है, जो पब्लिक एरिया है, जैसे कि जहाँ पे स्कूल होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हमारे कॉमन प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि और आप एक एयर कह सकते हैं, एयर भी तो किसी की कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है ना, वो सभी की है। तो इस तरीके से हम लोग रिसोर्सेज को बोल सकते हैं, मतलब एयर एक कॉमन प्रॉपर्टी है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। जो लोग हैं उनकी जो डिमांड्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, मगर जो लैंड है वो तो लिमिटेड ही है। क्वालिटी ऑफ लैंड भी डिफ़र करती है प्लेस टू प्लेस, और लोगों ने इनक्रोच करना स्टार्ट कर दिया है बहुत सारे प्लेसेस को। घर बने जा रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो रहा है रूरल एरियाज़ में। और आज जो है बहुत बड़ा जो लैंड का एरिया है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है कल्चरली और सोशली। लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब लैंड ख़राब होता जा रहा है, लैंडस्लाइड्स आ रही हैं, भूस्खलन आ रहे हैं, जो मिट्टी है वो उड़ के कहीं और जा रही है, सॉइल का इरोजन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। मतलब पहले जो अच्छा खासा एरिया था उस पर से हमने पेड़ काट दिए, फिर वहाँ पे क्या हुआ, जो मिट्टी है उसको रुकने का, ठहरने का कोई पर्पज़ नहीं मिला, मतलब उसको कोई रोकने वाला ही फोर्स नहीं बची। प्लांट की जो रूट्स है वो रोक के रखती हैं, मिट्टी एक जगह से उड़ के जाने लगी, तो वहाँ का फिर हम लोग ओवर इरिगेशन करते हैं, जो मिनरल्स है नीचे के सॉल्ट्स वो ऊपर आ जाते हैं। इन सारी रीजंस की वजह से डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, और ये बहुत बड़े थ्रेट हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए। एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का बढ़ना, ये सारे के सारे हमारे लैंड को चेंज कर रहे हैं। फिर हम लैंड को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है और एवर इंक्रीजिंग बढ़ती हुई डिमांड है लैंड की, वो हमारा लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन कर रहा है फॉरेस्ट का और एरेबल लैंड जिसमें हम लोग रहते हैं, और इसकी वजह से हम लोगों को जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको खोने का भी खतरा बहुत ज़्यादा बना हुआ है। प्रेजेंट जो रेट है लैंड के डिग्रेडेशन का, ख़राब होने का, उसको हम लोगों को चेक करने की, रोकने की ज़रूरत है। पेड़ लगाने की और लैंड को दोबारा से ठीक करने की, केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, इन सबको यूज़ करने में हम लोगों को कम यूज़ करना चाहिए, एक मतलब सस्टेनेबल वे में यूज़ करना चाहिए। जो हम ओवर ग्रेजिंग करवाते हैं अपने कैटल्स से, मतलब जो ये पशु पक्षी होते हैं ये बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग करते हैं घास की, तो घास ही नहीं रहती है, इसकी वजह से फिर सॉइल इरोजन होता है। इन सब चीज़ों को अगर हम चेक करेंगे तो हम जो है लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। लैंडस्लाइड क्या होती है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रीज और अर्थ डाउन द स्लोप। मतलब जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया गया है, एक पहाड़ था और वो पहाड़ की मिट्टी नीचे की तरफ गिर गई, तो वो होती है लैंडस्लाइड। और ये कब होती है, अफन जनरली होती है जब हमारे अर्थक्वेक आते हैं, फ्लड्स आते हैं या फिर वोल्केनोज आते हैं, तब लैंडस्लाइड होती है। या फिर बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती रहे मिट्टी फूल जाएगी, वो अपनी जगह टिक नहीं पाएगी और नीचे की तरफ गिर जाएगी, इस वजह से भी लैंडस्लाइड होते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवोक टू सेटलमेंट्स डाउनस्ट्रीम ऑन इट्स बर्स्टिंग। और जो लैंडस्लाइड नीचे गिरती हैं वो जो जिस चीज़ पे गिरती है उस चीज़ को बहुत ज़्यादा भारी नुकसान पहुंचाती है और एक ये मेजर नेचुरल डिज़ास्टर बन जाती है। अब हमें केस स्टडी दी हुई है एक कि मैसिव लैंडस्लाइड आई थी पांगी विलेज, जो कि रेकोंग कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश में, और उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था लाइफ का। अब हम किस तरीके से मिटिगेट कर सकते हैं, लैंडस्लाइड को होने से बचा सकते हैं, साइंटिफिक जो टेक्निक्स हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं लैंडस्लाइड्स के नुकसान से बचने के लिए। हज़ार्ड मैपिंग कर सकते हैं, मतलब हम लोग पहले से ही मैप बना सकते हैं कि कौन से एरिया में लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, और उसको उस एरिया में हम लोगों को सेटलमेंट्स और बिल्डिंग्स, रोड ज़्यादा नहीं बनानी चाहिए। और रिटेंशन वॉल करना चाहिए, मतलब जैसे कि कोई पहाड़ है मान लीजिए, उसको हमें लगता है कि ये गिर सकता है, तो हम लोगों को इतनी बड़ी बड़ी उसके आगे वॉल्स बना देनी चाहिए जो उसको सड़क पे गिरने से या लोगों के घरों पे गिरने से रोक पाए। तो रिटेंशियल वॉल्स भी हम बना सकते हैं। वेजिटेशन इंक्रीज़ करना चाहिए, हमें पेड़ ज़्यादा लगाने चाहिए ऐसे एरिया में ताकि उसकी मिट्टी जमी रहे।
और सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल पे हमें वर्क करना चाहिए, और ताकि मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड ना हो पाए रेन वाटर के कारण। मतलब जो सरफेस का जो पानी है वो इस तरीके से हम यूज़ करें ताकि जो जब बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्पेल्स होते हैं रेन के, तब मिट्टी फूल के नीचे ना गिर जाए। तो ये हो गया हमारा लैंड यूज़ के बारे में हो गया, और लैंड स्लाइड्स के बारे में हो गया। देखेंगे सॉइल के बारे में। तो सॉइल क्या होती है? थिन लेयर ऑफ रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। जो भी हम जिस चीज़ पे हम चलते हैं ग्राउंड में, एक ब्राउन कलर की मिट्टी होती है ना, जो ये एक थिन सी लेयर होती है जो अर्थ के सरफेस को कवर किए हुए है, इसको हम सॉइल बोलते हैं। ये क्लोजली लिंक्ड होती है हमारी ज़मीन से, और लैंडफॉर्म्स जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि सॉइल कैसी होगी। सॉइल कैसे बनती है? ऑर्गेनिक मैटर से बनती है, मिनरल से और वेदर्ड रॉक से। अब ये वेदर्ड रॉक क्या होती है? अर्थ के सरफेस पे रॉक पाई जाती हैं, अर्थ के इंटीरियर में भी। जब रॉक की वेदरिंग होती है वेरियस फैक्टर्स की वजह से, हवा के चलने से, पानी के चलने से, हम लोगों के उसको तोड़ देने से, उसको हम लोग बोलते हैं रॉक की वेदरिंग हो जाना। मतलब रॉक का टूट जाना, ब्रेकअप हो जाना, डिके हो जाना, और उसके बाद जो रॉक ऊपर की तरफ आती है, वो जो रॉक आती है वो वेदर्ड रॉक होती है। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है? जैसे कि प्लांट्स की डेथ होती है, एनिमल्स की डेथ होती है, फिर उनका डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन के बाद जो मटेरियल बनता है वो होता है ऑर्गेनिक मैटर। मिनरल्स जो होते हैं वो अर्थ में पाए जाते हैं, जैसे कि वेरियस सॉल्ट्स और वेरियस टाइप के मेटल्स। ये सारी चीज़ें जो है वो मिलके हमारी सॉइल बनाती हैं, जो कि हमारे अर्थ पे मिलती है। और ये जो प्रोसेस होता है, ये पूरे के पूरा प्रोसेस वेदरिंग का प्रोसेस होता है। वेदरिंग के बाद ही हमारी सॉइल बनती है। राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक सॉइल फर्टाइल। और अगर मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर का जो मिक्स है वो बिल्कुल सही हो, तो हमारी जो सॉइल होगी वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होगी। तो सॉइल की हमें बताया गया है प्रोफाइल कैसी होती है। टॉप सॉइल में क्या होता है? ह्यूमस होती है और वेजिटेशन होता है। ह्यूमस वही है ऑर्गेनिक मैटर का जब बहुत लंबे समय तक जो रहता है वही हमारा ह्यूमस बन जाता है। ह्यूमस और वेजिटेशन होती है टॉप सॉइल में। उसकी नीचे वाली जो सब सॉइल है उसमें सैंड, सिल्ट और क्ले होती है। फिर उसके बाद जो वेदर्ड रॉक होती है, वेदर्ड रॉक मतलब सबसे नीचे पेरेंट रॉक होती है। पेरेंट रॉक पे जब वेरियस फैक्टर्स एक्ट करते हैं, जब वो टूटती है, डिके होती है, एक्सपोज हो जाती है, टेम्परेचर चेंजेस आते हैं, फ्रॉस्ट का एक्शन होता है न, पानी का और बर्फ़ का, हवा का, इस सारे एक्शन से पेरेंट रॉक वेदर हो जाती है और फिर वेदर रॉक मटेरियल बनता है। फिर ग्लॉसरी हमने वेदरिंग देख ली, और फिर ये बताते हैं, डू यू नो कि आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल को बनने में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। अब फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्म कैसे होती है? तो हमें ये देखिए बड़ा अच्छा सा फिगर दिया हुआ है इसमें कि सॉइल कैसे फॉर्म होती है, क्या क्या फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। पेरेंट रॉक कैसी है? हमने देखा जैसे कि सॉइल के प्रोफाइल में कि पेरेंट रॉक जो जिस रॉक से सॉइल वेदर होकर बनती है, वो जो होती है काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है कि सॉइल कैसे होगी। डिटरमाइन करती है सॉइल का कलर, टेक्सचर। कलर मतलब दिखने में कलर कैसा होगा, टेक्सचर मतलब छूने में कैसी होगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, और मिनरल कंटेंट कैसा होगा उसका। और परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि कितने ज़्यादा उसमें छेद वगैरह होंगे, पानी किस तरीके से उसमें पास किया जा सकता है, वो होती है सॉइल की परमिएबिलिटी। क्लाइमेट एक क्या हो गया, एक तो हो गया पेरेंट रॉक कैसी होगी सॉइल, क्लाइमेट कैसा है किसी जगह का, रिलीफ कैसी है, फ्लोरा फौना माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसी है, और कितना टाइम है, ये सारे फैक्टर्स हैं। क्लाइमेट जैसे कि टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल कितनी है, और वेदरिंग किस रेट पे हो रही है, कितना टाइम लग रहा है उसको, और ह्यूमस कैसा है। टाइम डिटरमाइन करता है कि सॉइल की प्रोफाइल, उसकी थिकनेस कितनी होगी। फ्लोरा फौना जो ह्यूमस का होता है हमारा टॉप लेयर पे, वो कैसा होगा, वो डिटरमाइन करते हैं हमारे फ्लोरा फौना। फ्लोरा का मतलब वही प्लांट्स, फौना मतलब एनिमल्स, और बाकी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ह्यूमस बनता है और ऑर्गेनिक मैटर कैसे बनता है, इन चीज़ों के प्लांट्स एनिमल्स की डेथ के बाद इनका डिकम्पोजिशन होता है तो ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस बनता है। रिलीफ मतलब ऑल्टीट्यूड हमारा किस हाइट पर है, स्लोप कैसा है, प्लेन है कि हिली एरिया है, ये सब डिटरमाइन करता है कि सॉइल वहाँ पे किस तरीके से टिकी रहेगी। अब डिग्रेडेशन हो रहा है सॉइल का, और उसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं हम ये देखेंगे। डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है? सॉइल इरोजन हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है सॉइल का, तो ये हमारा मेजर थ्रेड। डिग्रेडेशन हमने पहले देख लिया कैसे बनता है, कैसे होता है, और डिग्रेडेशन कैसे होता है, इरोजन कैसे होता है। ये हमारे दोनों नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। हम पेड़ काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, ज़्यादा चरा रहे हैं अपने पशु पक्षियों को, और
हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, पानी के बहाव से, लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स से हमारा सॉइल का डिग्रेडेशन होता है। अब हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं? मल्चिंग एक प्रोसेस है। मल्चिंग में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि एक स्ट्रॉ एक ऑर्गेनिक मैटर है, उसको डाल देते हैं पूरे के पूरे अपने खेत पर, और वो उसकी वजह से क्या होता है, ज़मीन का जो मॉइस्चर है, नमी, वो बनी रहती है। तो इससे हम अपनी सॉइल को बचा सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को मल्चिंग बोलते हैं। कॉन्टूर बैरियर्स लगा सकते हैं। कॉन्टूर बैरियर्स क्या होते हैं, जैसे कि आप पत्थर हो गए, घास हो गई, मिट्टी हो गई, इससे हम ना एक थोड़े सा ऐसा एक लाइन सी बना देते हैं ऊंची ऊंची सी करके, तो वो हमारे जो बैरियर होते हैं ना, और उसके आगे हम गड्ढे बना देते हैं, ट्रेंचेस बना देते हैं, तो वाटर जो है उन ट्रेंचेस में, उन गड्ढों में कलेक्ट हो जाता है, तो इन्हें हम बोलते हैं कॉन्टूर बैरियर्स। रॉक डैम भी इसी टाइप का है कि हम लोग कुछ रॉक्स को हैं, बहुत बड़े बड़े से पत्थर जो है लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो पानी का बहाव है वो कम हो जाता है, और इसकी वजह से गलीज नहीं बनती। गली इरोजन होता है, जैसे कि गलियां होती हैं ना, गहरी गहरी सी, कोई भी चीज़ गहराई में जो है, मिट्टी मतलब उड़ती गई उड़ती गई उड़ती गई, और ज़मीन खूब गहरी हो गई एक जगह से, बीच में गली सी बन गई, तो उसको हम गली इरोजन बोलते हैं। और टेरेस फार्मिंग में क्या करते हैं हम लोग, जो जैसे कि स्टीप स्लोप्स होते हैं, जैसे कि माउंटेन का एरिया, जैसे स्टीप स्लोप ऐसे हो गया, ऐसे करके एरिया है कोई भी, है ना, फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस, जैसे कि ऐसे 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 करके, इस टाइप से हम लोग खेती करते हैं, स्टेप्स करके। तो इस टाइप की खेती जो होती है अलग अलग तरह की, उसमें फिर हम क्रॉप्स उगाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो पानी का जो रन ऑफ है, पानी का बह जाना, ऊपर फर्टाइल मिट्टी का भी बह जाना, वो हमारा बच जाता है, तो हमारा सॉइल इरोजन बच जाता है टेरेस फार्मिंग से। इंटरक्रॉपिंग का क्या मतलब होता है? इंटरक्रॉपिंग में हम वेरियस डिफरेंट क्रॉप्स उगाते हैं अल्टरनेटिवली, एक रो फिर दूसरी रो फिर दूसरी रो, अलग अलग क्रॉप्स उगाते हैं ताकि सॉइल का इरोजन बचाया जा सके। तो इसका नाम है इंटरक्रॉपिंग। कॉन्टूर प्लोइंग का मतलब है कि अलग अलग पैरेलल रोज में, हिल स्लोप्स में क्या करते हैं, नेचुरल बैरियर बना देते हैं प्लोइंग करके पैरेलली, जैसे कि इस तरीके से, प्लोइंग पैरेलल टू द कॉन्टूर्स ऑफ द हिल। ये हिल है, सपोज कर ये हिल है, और इसके पैरेलल ही हम लोग जो है फार्मिंग करते हैं कॉन्टूर्स में। इसको हम क्या करते हैं, नेचुरल बैरियर बना देते हैं वाटर के फ्लो होने का स्लोप्स पे से, तो ये कॉन्टूर फ्लोइंग होती है। शेल्टर बेल्ट्स क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग को एग्जांपल दिया हुआ है, हमारा खेत है, उसके पूरे चारों तरफ पेड़ लगा देते हैं, तो विंड की मूवमेंट से सॉइल उड़ के नहीं जाती है, सॉइल प्रोटेक्ट हो जाती है। तो ये हो गए हमारे वेज 7, किस तरीके से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। मल्चिंग, कॉन्टूर बैरियर, रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, कॉन्टूर प्लोइंग और शेल्टर बेड्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक पूरा का पूरा क्वेश्चन बन के आ सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन एंड हाउ वी कैन कंजर्व इट। तो फैक्टर्स ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन हो गए हमारे डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स, और कंजर्वेशन मेथड्स, ये 7 हो गए। थैंक यू सो मच।